समय किसके पास है? ठीक है, आप मुझे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट पे वेव दीजिएगा, टैप मत करिएगा। 3, 4, 5 पे, ठीक है। भारत सरकार का यह सदन रिविन को वैधानिक मान्यता देगा। महोदय, सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत सरकार क्या है। भारत सरकार डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ये चाहता क्या है? ये चाहता है कि संवैधानिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा जाए और उसके बाद कोई भी निर्णय दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट महोदय कि संवैधानिक मूल्य अपने आप में क्या है? इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है। दूसरी चीज, इंडिविजुअल राइट की भी बात करता है, इंडिविजुअल राइट को देना चाहता है। तीसरी चीज महोदय, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ के अंतर्गत जो फ्री विल की बात आती है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत आप किसके साथ रहना चाहते हैं, आप कहाँ सोना चाहते हैं, आप कहाँ खाना चाहते हैं, इन सारी चीजों की बात करता है महोदय। इसी के साथ ये भी जान लेना सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे चूंकि लिविंग की बात हो रही है तो हमें समझना पड़ेगा कि शादी क्या होता है, शादी का कॉन्सेप्ट क्या है। महोदय, शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो वैवाहिक कॉन्सेप्ट है अपने आप में, और ये धार्मिक नेसेसिटी के रूप में दिखता है। मतलब शादी का जो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आ रहा है वो धर्म से आ रहा है। कैसे हम ये देख सकते हैं? हम देख सकते हैं अलग अलग धर्म में अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से शादी होता है, तो यहां से ये स्थापित भी होता है। दूसरी चीज महोदय, इसमें ऑर्थोडॉक्सी होता है महोदय। कैसे? क्योंकि ये धर्म की रूढ़िवादिता से जुड़ा हुआ होता है। तीसरी चीज महोदय, इसमें पैट्रियार्की के शेष देखने को मिलते हैं कि पुरुष अपने हिसाब से करेगा, महिला को पुरुष के ही घर पे जाना पड़ेगा, ये सारी चीज इसके अंदर आएंगी। और अपने आप में ये फ्री विल की जो चॉइस है उसके खिलाफ जाता है, कहीं ना कहीं एंटी डेमोक्रेटिक भी हमको दिखता है। अब महोदय हमें ये देखना पड़ेगा, चूंकि ये मॉडल बेस्ड डिबेट भी है, तो रिविन में ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमें एक मॉडल देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं कि रिविन को वैधानिक मान्यता दे देनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें वैधानिक मान्यता का मतलब हमको लीगली इसको अलाउड कर देना चाहिए, लीगल कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हुए महोदय, हमें समस्या में क्या देखने को मिलता है? सबसे पहली समस्या देखने को मिलता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहती है। जब दो लोग लिविन रिलेशन में रहते हैं तो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहती है, क्योंकि कोई पेपर वर्क नहीं होता। कोई पेपर वर्क नहीं होता है तो क्या होता है कि पुरुष कब छोड़ के चला जाएगा, महिला कब छोड़ के चली जाएगी, कब कौन क्या डिसीजन ले लेगा, वो देखने को मिलता है। दूसरा, इनहेरिटेंस राइट की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अगर साथ में एक बच्चा पैदा हो गया तो क्या होगा। तीसरा महोदय, एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है। कौन सा एक्सप्लॉइटेशन महोदय? समाज की तरफ से एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है। ये एक्सप्लॉइटेशन अपने आप में कैसा होता है महोदय? ये एक्सप्लॉइटेशन ऐसा होता है कि दो व्यक्ति जिन्होंने शादी नहीं किया है, अगर वो किसी होटल में जाना चाह गए हैं तो समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता, होटल उनको एक्सेप्ट नहीं करता। ये सारा एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए महोदय, सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने आप में लिविन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है क्या महोदय? लिविन का अपने आप में मतलब है कि फ्री विल के माध्यम से दो लोग साथ में रहना चाहते हैं, डिसाइड करते हैं, इसमें इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारी चीजें इंश्योर हो पाती है महोदय। आगे बढ़ते हुए इन सारे प्रॉब्लम्स को वो करते हुए हम एक मॉडल देना चाहते हैं, और ये मॉडल हम इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि अभी ये रेगुलेटरी नहीं है, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं लाए गए हैं, बिना रेगुलेशन के चल रहा है। तो मॉडल में जो सबसे पहला पार्ट होगा महोदय कि हम लीगल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जिसका बात होगा। दूसरी चीज महोदय, अगर मान लीजिए डिस्प्यूट हो जाता है और सेपरेशन की बात सामने आती है तो जो सेपरेशन करवाएंगे महोदय उसको भी हम लीगलाइज करवाएंगे, उसके लिए भी हम कोर्ट रखेंगे, जैसे डाइवोर्स का कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट होता है, तो वहां से हम सेपरेशन की बात करते हैं। तीसरी चीज महोदय, इनहेरिटेंस राइट जो है, अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो पुरुष और महिला दोनों के इनहेरिटेंस राइट को हम देंगे। चौथी चीज महोदय, हम गवर्नमेंट स्कीम की जो भी बेनिफिट मिलते हैं दो लोगों को शादी में, वो बेनिफिट यहां पे भी देने की बात करते हैं महोदय। अब महोदय एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिविन में एक आदमी एक ही आदमी के साथ रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी 2-3 आदमी के साथ रहता है। आगे चलते हुए महोदय हम ये देख लेते हैं कि ये सब देना जरूरी क्यों है, क्योंकि महोदय हमें राइट टू लाइफ इंश्योर करना है, हमें डेमोक्रेटिक राइट को सबको देना है। तीसरी चीज महोदय, हमको ये भी देना है कि जो कास्ट का डॉगमेटिज्म है, जो हमारे समाज में कास्ट जैसा सिस्टम चल रहा है, जिसको हमारा संविधान कहता है कि कास्ट जैसा सिस्टम गलत है, वो सिस्टम लिविंग रिलेशनशिप आने से खत्म होता है। क्यों महोदय? यहाँ इक्वालिटी आता है और लिविंग में कोई किसी के भी साथ जा सकता है, लेकिन शादी के कॉन्सेप्ट में अपने आप में समाज की तरफ से एक दबाव रहता है कि आप उसी कास्ट में जाके वहीं पे जाके शादी करिए। चौथी चीज महोदय, हम मॉडर्निटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। मॉडर्निटी को इंक्रीज करके जो महिला की पवित्रता का कॉन्सेप्ट है महोदय, समाज में कहते हैं कि महिला का पवित्र रहना चाहिए, यौन सुचिता रहनी चाहिए, इस डॉगमेटिज्म को भी लिविंग रिलेशनशिप कहीं ना कहीं तोड़ता है और एक लिबरल समाज की बात करता है, जो समाज आगे की तरफ देखता है, जो समाज मॉडर्निटी की तरफ देखता है महोदय। आगे बढ़ते हुए महोदय हम बात करते हैं कि ये जो कानूनी स्वीकार्यता हम दे गए हैं इसमें होगा क्या क्या, और इस स्वीकार्यता का फायदा क्या होगा। इसका महोदय फायदा ये होगा कि जब हम लीगल जजमेंट देते हैं तो रैशनैलिटी आता है। रैशनैलिटी आने के साथ साथ पब्लिक स्पेयर में वो जो जजमेंट, जो कानून पास होता है वो पब्लिक स्पेयर में जाता है। इससे लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आती है कि कैसे इसको लीगलाइज कर दिया गया है, तो कैसे समाज में उन लोगों को प्रताड़ित नहीं करना है, और वो जो लीगल राइट है, वो जो लीगल चीज है, वो समाज में अपने आप में बड़ा बन के दिखता है, समाज में अपने आप में अच्छा बन के दिखता है, जिससे जो समाज में डॉगमेटिज्म फैला हुआ है कि लिविंग रिलेशन नहीं होना चाहिए, शादी होना चाहिए,
चाहिए, शादी एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है। ये डॉगमेटिज्म, ये ऑर्थोडॉक्सी अपने आप में खत्म होती है और उस ऑर्थोडॉक्सी से बढ़ के महोदय जो सबसे आगे वाली चीज आती है, समाज ये समझ पाता है कि कोई भी चीज जरूरी क्यों है और इंपॉर्टेंट क्यों है। आगे बढ़ते हुए महोदय हम ये बताना चाहते हैं कि इन सारी चीजों में लिविंग की सारी चीजों में जो सारी समस्याएं आ गई हैं, वो सारी समस्याएं अपने आप में आ क्यों गई हैं? वो सारी समस्याएं इसीलिए आ गई हैं क्योंकि हमने उसको वैधानिक मान्यता नहीं दिया है, हमने कोई मॉडल नहीं दिया है, हमने कोई तरीका नहीं दिया है। ये सारी समस्याओं को अगर हमें खत्म करना है तो ये सारी समस्या तभी खत्म हो पाएगा। आगे बढ़ते हुए महोदय, पैट्रियार्की का जो अपने आप में इनहेरेंट कॉन्सेप्ट है, जो धर्म से रिलेटेड है, वो अपने आप में इनहेरेंट कॉन्सेप्ट भी यहां से टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा महोदय? क्योंकि पैट्रियार्की एग्जिस्ट करती है, पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, क्यों? क्योंकि शादी के कॉन्सेप्ट में भी ये इनहेरेंट ही है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है महोदय? तो होता है क्या है कि इक्वालिटी के साथ महिला अपनी लिबर्टी के साथ किसी के साथ लिव इन में आती है और अपनी लिबर्टी के साथ अगर वो जाना चाहती है या पुरुष भी जाना चाहता है तो उस लिबर्टी के साथ आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। एक सदन की गरिमा को साधारण में सबसे पहले हमें समझना होगा कि आज का जो पूरा समाज के बेसिस पे ये बातें करके गए हैं उसके बारे में हमें देखना होगा कि इन्होंने बोला कि देखिए, बहुत सिंपल बात बताई इन्होंने कहा, मैरिज जो है वो पेट्रियार्कल है और वो समाज में एक पेट्रियार्की के तहत चल रही है। अब मैरिज अगर पेट्रियार्की में है और लिव इन भी उसी समाज में है तो यानी वो समाज भी पेट्रियार्की का वो होगा। अब वो कैसे होगा? वो सिंपल बात यही है क्योंकि आप उसी समाज के परिवेश में जा रहे हैं। हम लिविंग के खिलाफ नहीं है, ये पहले ही हमें समझना होगा। हम लिविंग के खिलाफ नहीं, यहाँ क्रिमिनलाइज नहीं कर रहे हैं आप लिविंग को। यहाँ बात है लीगल राइट देने की। लीगल राइट क्यों नहीं देना है उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले हमें ये भी समझना होगा कि इनके मॉडल में क्या फ्लॉज थे, वो उसके बारे में बात करूंगा और साथ साथ ये बताऊंगा कि क्यों लीगलाइज नहीं करना चाहिए, जिसका क्या रीजन है। उससे पहले हमें समझना होगा वर्तमान का क्या जो सिनेरियो है, क्योंकि इन्होंने सही से समझा, इन्होंने बोला भारत सरकार है। हमें ये भी समझना होगा भारत सरकार किसकी है, भाजपा की भारत सरकार है। उसके साथ हमें ये भी समझना होगा कि विचारधारा क्या चलती है भाजपा की, कल्चरल रिवाइवलिज्म की विचारधारा है, यानी हार्डकोर हिंदू पॉलिटिक्स भी चल रही है। और साथ साथ में क्या चीज है एक और जो हमें समझना होगा कि हम वेस्टर्न फिलॉसफीज को प्रमोट नहीं करना चाहते। रीजन ये है क्योंकि आपने क्या किया, अभी वोट पॉलिटिक्स आपकी जो थी आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते क्योंकि अभी आपका बहुत ज्यादा ऐसा क्लैश हुआ है जहां पे आपको अपनी मेजोरिटी बचानी पड़ी है। तो अब जब ये इशू है तो इन सब के साथ आपको भाजपा का कंसर्न लेके चलना होगा। उसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि जो भी शोषण का विरोध है हम उसका विरोध करते हैं। शोषण किसी भी तरीके का है उसका हम विरोध करते हैं। वो कैसे बताएंगे कि लिव इन को लीगलाइज करने से कैसे हो जाएगा, वो भी आगे आएगा। लिव इन समझना होगा, लिव इन आधुनिक दौर की एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी है जिसमें दो लोग, वो कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, मेल फीमेल फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, ये तो कह के जाते हैं कि बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। वो समझा के नहीं गए कि अगर आपका रिलेशनशिप है तो वो बहुत सारे लोगों के साथ कैसा है, किस टर्म्स पे होगा और क्या उसकी वो चीजें होंगी, उसका मॉडल का बेसिस क्या होगा, उसके बारे में नहीं बताया था। ठीक है, उसके बाद ये बताते हैं वैधानिक जो मान्यता है उसके बारे, वो क्या चीज है, विशेष नीति को सरकारी कागजों पर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेंस और वैलिडिटी के साथ में देखना होता है। और वर्तमान क्या इस चीज के लिए तैयार है, सबसे पहला हमारा मुख्य प्रश्न ये है। वर्तमान क्यों तैयार नहीं है वो देखना होगा। क्यों? क्योंकि ये नीति बहुत ड्रास्टिक चेंज लाएगी। ये नीति बहुत ड्रास्टिक चेंज कैसे लाएगी, अमूलचूल परिवर्तन ये कैसे करेगी? क्योंकि इससे सबसे पहले सोशल इंस्टीट्यूशंस जो आपके बने हुए हैं वो हार्म होंगे, यानी मैरिज एज ए कॉन्सेप्ट हार्म होगा। क्यों हार्म होगा? आप देखिए, आपने लिव इन रिलेशनशिप जो अभी है उसको लीगल वैलिडिटी देंगे और मैरिज से कैसे अलग करेंगे इसकी कोई क्लैरिटी नहीं। मैरिज से अलग करना भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मैरिज से अलग नहीं करते तो आप एक ग्रे एरिया के बीच में बैठे हैं। अब उससे प्रॉब्लम क्या होगी, लीगल वैलिडिटी के बेसिस पे देखिए, पहली बात तो बहुत लिव इन जो हो जाएगा लीगल वैलिडिटी के बाद बहुत एंटी वुमेन हो जाएगा। कैसे होगा? सिक्योरिटी आफ्टर सेपरेशन की बात जो ये करते हैं उसमें ये नहीं बता के जाते कि इंडिया जो है, इंडिया किस चीज पे है, इंडियन पर्सनल लॉज पे चलता है। पर्सनल लॉज मतलब हिंदू के लॉज अलग है, मुस्लिम के लॉज अलग है। और जब हिंदू और मुस्लिम के लॉज अलग हैं, यूसीसी की आप बात नहीं कर रहे, यूसीसी जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आप इन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाएंगे, आप दोनों को एक साथ कैसे लाएंगे और कैसे उस चीज के फ्रेमवर्क में काम करेंगे, इसके बारे में बात नहीं होती। तो मेंटेनेंस भी है, डावर भी है। मेंटेनेंस और डावर के बीच में किस चीज को आप प्रेफरेंस देंगे, उसके साथ एलिमनी भी है और चाइल्ड के राइट्स भी है। चाइल्ड के राइट्स के बारे में एक बार भी बात करके नहीं जाते। गार्जियनशिप किसके पास रहेगी, गार्जियनशिप किसके लिए होगी? गार्जियनशिप एक्ट है ना आपके पास, हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग है। माइनॉरिटीज एक्ट है ना आपके पास, माइनॉरिटीज में कैसे आप उसको वो देते हैं, उसके बारे में बात होगी। अडल्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अडल्ट्री आपने सेपरेशन में, मैरिज सेपरेशन में अडल्ट्री का कॉन्सेप्ट डाला है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप लीगलाइज करेंगे अडल्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे कि अडल्ट्री कहां पे जाके एंड होती है?
या एडल्ट्री को क्या उसका डेफिनेशन क्या बनेगी, इसको देखना होगा। उसके बाद हमें यूसीसी का हमने बताया कि यूसीसी का एक्सेप्टेंस होने की वजह से क्या चीज है कि पर्सनल लॉज का अगर यूसीसी एक्सेप्टेंस होती है तब तो हम देख लेंगे। देखिए सिंपल बात है, आज के मैंने वही बोल रहा हूं, वर्तमान में इस चीज की प्रॉब्लम है, मैं ये समझ रहा हूं क्योंकि यूसीसी जैसी चीज नहीं आई है, तो वर्तमान में अगर वो चीज की प्रॉब्लम है तो वो आगे वो आप हल करना चाहे बिल्कुल आप हल कर लेंगे, लेकिन अभी हमें पूरा वर्तमान देखना होगा क्या है। बीजेपी के भी पॉइंट्स देखने होंगे, ये भी चीज देखनी होगी कि आपके जो पर्सनल लॉज है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन का हम कर रहे हैं, साथ साथ में हमने बताया कि मेल रहेंगे साथ में, फीमेल साथ में रहेंगे, तो उसमें कैसे होगा। आपको ये भी समझना होगा कि रेप के जो प्रोविजंस है, जो इंडियन उसमें क्रिमिनल आईपीसी या फिर बीएनएस में जो प्रोविजंस है रेप के, वो सिंपल कहते हैं कि एक वुमेन का रेप हो सकता है। मेल अगर रिलेशनशिप में आ रहा होगा, लिविंग रिलेशन में आ रहा होगा, तो रेप कैसे जस्टिफाई करेंगे आप। दूसरी चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये पूरा इनका जो मॉडल बैठता है वो बताता हूं मैं आपके ऊपर। ये बोलते हैं कि देखिए कैसे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मूल्य हम ये सब हम नहीं मना कर रहे हैं। देखिए कि लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है, बात उस चीज की नहीं है, हमने क्रिमिनलाइज नहीं करा है कि आपको जेल में डाल देंगे आप नहीं लिव इन रिलेशनशिप में, बिल्कुल, लेकिन लीगलाइज के साथ में प्रॉब्लम हमने बताई। इनका मॉडल पूरा मैं बताता हूँ। ये पहले तो देखिए क्या क्या बोलते हैं, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी बोल के जाते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, आप मेंटेनेंस कल को अगर मांगेंगे तो मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी किस चीज की, आज इसके साथ रह कल छोड़ के भाग जाओ, ये चीज कहना चाहते हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे हैं आप इस चीज में, और मैरिज जैसी चीज जो है उसके बीच में डिस्टिंक्शन कैसे कर रहे हैं वो देखना, क्योंकि मैरिज में तो आपने अकाउंटेबिलिटी दी थी, तभी आपने मैरिज को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस भी दिलाई थी। और उसके बाद इनहेरिटेंस के बारे में कुछ बोल के जाते हैं, इनहेरिटेंस राइट्स होंगे। इनहेरिटेंस राइट्स कैसे होंगे वो भी देखना होगा कि आप सर्वाइवल के बेसिस पे देखेंगे इनहेरिटेंस राइट, या आप ये देखेंगे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, शेयर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए जो प्रॉपर्टी लॉज के अंदर में है। तो प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होगा वो भी फिर देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप ये भी देखना पड़ेगा कि फ्री विल, जो बार बार बोल के जाते हैं लिव इन में फ्री विल है, फ्री विल में अगर आप देखें आपने बोला समाज के अंदर लिव इन रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशनशिप और समाज जो है वो पेट्रियार्की में है, यानी सबसे ज्यादा हार्म फ्री विल से किसका होगा, पेट्रियार्की अगर है, तो यानी फिर से दमन किसका होगा, एक औरत का दमन होगा। और अगर एक औरत का दमन हो रहा है तो कहां से आप इसको लीगल वैलिडिटी दिलवा रहे हैं। आप बोलते हैं कि देखिए ये वाले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, फ्रीडम है, अरे सर आर्टिकल 25 भी है, आपको रिलीजियस प्रोफेशन भी तो अपना वो करना है ना। और उसके साथ साथ क्या चीज है कि ये भी समझना होगा कि पर्सनल लॉज कहां जाएंगे, फिर आप पर्सनल लॉज को कैसे करेंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं करते कि पर्सनल लॉज के ऊपर कैसे आप वो करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देगा, ये टाइम हो गया, ये इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देगा। और साथ ही साथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत इनकी थी मॉडल में वो सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधारण मत सदन पटल पर रखे गए विषय के पुरजोर पक्ष में महोदय हमारा प्रतिपक्ष आता है, वो कहता है कि भारत में लिविंग हो रहा है, लिविंग के लिए वो तैयार है, लेकिन लिविंग को लीगलाइज नहीं कर रहे हैं। ये खुद एक्सेप्ट करके जाते हैं कि लिविंग में प्रॉब्लम्स भी होती है, प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही है वर्तमान में, लेकिन उसको लीगलाइज नहीं करेंगे। अगर लीगलाइज नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे इनके डिबेट में मिसिंग था। उसके महोदय में इनके पॉइंट्स पे आते हैं। ये सबसे पहले कहते हैं कि मैरिज अगर पेट्रियार्कल है, मैरिज समाज में हो रहा है, समाज भी पेट्रियार्कल है, तो लिविंग भी पेट्रियार्कल होगा। हमें समझना पड़ेगा कैसे वो पेट्रियार्की के अगेंस्ट जाएगा। मैरिज जो होता है वो बेसिस उसका इनहेरेंट इनइक्वालिटी पे होता है, पत्नी को पति के ऊपर डिपेंडेंट बताया गया था, लेकिन जो लिव इन है यहाँ पे पति और पत्नी दोनों को इक्वल रखा गया। तो जहां पे इक्वालिटी के जगह पे इक्वालिटी आती है, वहां पे आप पेट्रियार्की के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हो। तो जो लिव इन आता है मैरिज के अगेंस्ट, वो पेट्रियार्की के अगेंस्ट आता है महोदय। उसके बाद ये बात करके जाते हैं कि बीजेपी की सरकार है, हिंदू कोर फिलॉसफी, हार्डकोर हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू सनातन है। महोदय में देखना पड़ेगा कि बीजेपी सरकार जो है वो भी रिलीजियस डोगमास को भी खत्म करना चाहती है, जो रिलीजियस टैबूज है उसको खत्म करना चाहती है। और किस प्रकार से खत्म करेगी, वो मॉडर्निटी को रिलीजियस टेक्स्ट से डिराइव करेगी। सनातन धर्म के रिलीजियस टेक्स्ट में वो बताएगी कि कैसे पराशर ऋषि और मतलब उनके टाइम पे भी लिविंग का कॉन्सेप्ट था, उनका भी वेद व्यास जो एक लिविंग के ही बच्चे थे, तो वो कहीं ना कहीं इसको सनातन के रिलीजियस टेक्स्ट से जब डिराइव करेगी तो वो ये दिखाएगी कि पूरा का पूरा सनातन धर्म कैसे मॉडर्निटी उसी से निकलता है, इससे फिर निकलेगा। उसके बाद महोदय ये बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ है, मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे नेता बोलते हैं कि एक समय में बहुत सारे लोगों के साथ रहना है। जी नहीं, नेता ने स्पेसिफिकली अपने मॉडल में बताया था कि एक टाइम पे एक ही के साथ लिविंग पार्टनर रह सकते हो, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं रह सकते हो। उसके बाद ये कह रहे हैं कि वर्तमान समय तैयार नहीं है। मतलब में देखना पड़ेगा वर्तमान समय मॉडर्निटी का है, मॉडर्निटी में हमें जो मॉडर्न वैल्यूज है वो भारत में लाने की जरूरत है। वो वैल्यूज आ भी रहे हैं, खुद एक्सेप्ट करें कि लिविंग भारतीय समाज में हो रहा है। अब उसके जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारे नेता बता के जा चुके हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लिविंग समाज में, उसे उन्हें हम कैसे दूर करना है, इसलिए हमें वैधानिक मान्यता देने की जरूरत है। उसके बाद ये कहते हैं कि मैरिज से ये अलग कैसे है, मैरिज से अलग ये ऐसे है कि मैरिज पूरी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी पे बेस है। अगर आप कोर्ट मैरिज भी करके जाते हो, फिर भी आपको जो प्रोसीजर्स है अपने पर्सनल लाइफ में जो प्रोसेस फॉलो करना है, जो पति पत्नी के बीच का रिश्ता है, वो सब एक रिलीजियस प्रोसीजर्स पे चलोगे। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से आप दूर जा सकते हो, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी फॉलो नहीं करोगे, इसलिए मैरिज और लिविंग दोनों अलग अलग हो जाते हैं महोदय। उसके बाद ये बात करते जाते हैं कि पर्सनल लॉ सबके हिंदू मुस्लिम के अलग अलग है, यूसीसी नहीं है महोदय। ये खुद क्या जाते हैं कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार यूसीसी लाना चाहती है, यूसीसी लाने में ये हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं जो लिविंग को हम वैधानिक मान्यता देंगे, ये हमारे उस प्रोसेस में जो एक लॉन्ग टर्म
अनमोल है उसमें भी उसको भी फुलफिल करेगा। उसके बाद ये कहते हैं कि चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं, गार्जियनशिप किसके पास होगा, मतलब गार्जियनशिप के लिए एक लॉ है भारत में, वो बच्चे को कोर्ट बुला के पूछता है, वो किस अगर वो बच्चा कॉन्शियस है कि किसके पास आप रहना चाहते हो, बच्चा खुद से डिसाइड करता है कि मदर और फादर दोनों में से किसके साथ रहना चाहता है, वो प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा। यहाँ पे जब हम एडॉप्शन राइट्स और इनहेरिटेंस राइट्स दोनों की बात कर रहे हैं तो इसमें गार्डियनशिप भी इंक्लूडेड है, गार्डियनशिप भी उसी प्रोसेस पे चलेगा महोदय। उसके बाद ये कहते हैं एलिमनी कैसे दोगे महोदय, एलिमनी को क्या हमारे मॉडल में पता, हमारे नेता जो बनाए उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, हम वन टाइम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देंगे। अब जो दोनों बंदों में से मतलब दोनों पार्टनर्स में से जिसके पास जो इकोनॉमिक इफिशिएंट ज्यादा है वो दूसरे पार्टनर को वन टाइम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देगा अगर वो इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको कोई स्किल सिखाने के लिए इन्वेस्टमेंट दे सकता है, उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे वो कोई स्किल सीखे, जिससे वो अपना लाइफ आगे परस्यू कर सकता है। उसको कोई दुकान खोलकर दे सकता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जिससे वो अपना दिन का मतलब अपना खर्च निकाल सकता है महोदय। उसके बाद ये बात करते हैं यूसीसी की बात करते हैं। यूसीसी हमने बताया, यूसीसी भारत सरकार लाना चाहता है, बीजेपी सरकार। ये कहते हैं कि रेप के जो प्रोविजंस है वो रेप मेल का कैसे होगा, तो मतलब ये एक लॉन्ग टर्म फिगर है, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, इसको भी हमें टैकल करना है। भारत सरकार जो मेल का कैसे रेप होता है उस पर अलग से एक नियम बनाएगी। वो दोनों चीज कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो एक अलग उसके लिए नियम की आवश्यकता है, और यहाँ जो लिविंग को वैधानिक मान्यता देनी है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद महोदय ये बात करके जाते हैं कि लिविंग में अकाउंटेबिलिटी कैसे है, तो देखना पड़ेगा कि अकाउंटेबिलिटी ऐसे अभी के वर्तमान समय में जब उसका वैधानिकता नहीं है तो कोई पेपर वर्क नहीं होता है, कौन सा लिविंग पार्टनर किसके साथ रह रहा है इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। इसलिए हमें श्रद्धा जैसे केसेस देखने को मिलते हैं कि जो लिविंग पार्टनर रह रहा है वो अपने लिविंग पार्टनर के साथ कुछ भी कर देता है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन एक बार जब हम इसको वैधानिक मान्यता दे देंगे, लिविंग में रहने के लिए जब आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, आपको प्रूफ सरकार के पास प्रूफ रहेगा कौन किसके साथ रह रहा है, तो वो व्यक्ति दोनों एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल होंगे, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी आएगी। ये कहते हैं इनहेरिटेंस कैसे देंगे, तो महोदय देखना पड़ेगा कि जो बच्चा होगा जो इस लिविंग के कपल के जो संतान उत्पन्न होगा उसको अपने माता पिता से इनहेरिटेंस के राइट जो एक नॉर्मल बच्चे को भारत सरकार देती है, भारत में हर सिटीजन को मिलता है, वो उस बच्चे को भी मिलेगा। ये कहते हैं रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, तो महोदय देखना पड़ेगा रिलीजियस फ्रीडम भी भारत सरकार में दिया, मतलब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें देखना है कि मॉडर्निटी के टाइम पे कैसे जो रिलीजियस प्रॉब्लम्स आ रही है, जो रिलीजियस डॉगमास क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कास्टिज्म जो भारत में है जिसे हमें समाप्त करना है। कास्टिज्म को समाप्त करने का सबसे बेहतर तरीका होता है एंटी कास्ट जब रिलेशनशिप बने, और एंटी कास्ट रिलेशनशिप मैरिज में नहीं बन पाता है सामाजिक प्रेशर की वजह से, कि समाज मैरिज जो है एक सामाजिक कॉन्सेप्ट है, सामाजिक मान्यता आपको लेनी पड़ती है। जो लिविंग है वहां पे आप समाज के मान्यता के मोहताज नहीं होते, वहां पे आपको सामाजिक मान्यता जरूरी नहीं होती, आप उसके खिलाफ जाके तब एंटी कास्टिज्म आप राइट्स की बात कर सकते हो, मतलब एंटी कास्टिस्ट आप स्टेप उठा सकते हो जिससे कि कास्टिज्म पे चोट पहुंचाओगे। और उसके बाद ये बात करके जाते हैं कि लिविंग हो रहा है लेकिन लीगल नहीं करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब आप ये भी मान लो कि भारत में लिविंग हो रहा है, पहले तो आप कह रहे हो कि भारत वर्तमान समय में तैयार नहीं है, फिर आप अगले पल कह रहे हो कि भारत में लिविंग हो रहा है, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। दूसरी बात आप कहते हो कि भारत में लिविंग में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप कहते हो कि ये प्रॉब्लम्स के लिए आप वैधानिक मान्यता नहीं करोगे, लेकिन अगर वैधानिक मान्यता नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम्स कैसे समाप्त हो जाएंगी ये भी आप नहीं बता के जा रहे हो, ये फिर से आपस में विरोधाभास हो जाता है। तो उसके बाद आप कहते हो कि अब वैधानिक मान्यता नहीं करोगे, इससे हमें फायदा मिल जाएगा। क्या फायदा मिलेगा वैधानिक मान्यता ना करने से? अभी जो स्टेटस को मेंटेन है समाज, भारतीय समाज में, उस स्टेटस को मेंटेन करने से आपको क्या फायदा मिल रहा है आप ये भी नहीं बता रहा हूं। आपके पास इकलौता ये फायदा है कि हम रिलीजियस चीज से छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हिंदू वोट्स है। मैंने इसको बता चुका हूं कि कैसे इसको जब हम हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट से ही डिराइव करेंगे, हिंदू के पूरे पुरातन मतलब सनातन परंपरा से इसको डिराइव करेंगे, इससे और हिंदू फिलॉसफी को फायदा मिलेगा। कैसे जो वेस्ट को भी हम जवाब दे सकते हैं कि आपके यहाँ जो कॉन्सेप्ट आया है वो हमारे कैसे एंशिएंट टाइम से हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, हम वहां से इसको डिराइव करेंगे। उसके बाद महोदय हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे नेता बता के जा चुके हैं कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, इनहेरिटेंस राइट्स है, एक्सप्लॉइटेशन है, इन तीनों समस्याओं को खत्म करने के लिए वैधानिक मान्यता की जरूरी है। धन्यवाद। देगा इस विषय के पुरजोर तरीके से विपक्ष में। आप फाइनल पे ही टैप करिएगा, मैं यहाँ पे टाइमर देता हूँ। 3, 2, 1। सदन की गरिमा को अभिनंदन। दिया गया जो विषय है इस विषय के पुरजोर तरीके से विपक्ष में। अभी तक के मेरे साथी जो दोनों विरोधी वक्ता आए, ये मान रहे हैं एक समाज पितृसत्तात्मक है, इस समाज में विवाह एक संस्था इसलिए खराब है क्योंकि समाज में पितृसत्ता विचार है और पुरुष महिलाओं पर हावी। फिर ये लिविंग को लीगलाइज कर रहे हैं और ये उसी समाज का हिस्सा मान रहे हैं। तो जो लिविंग में एक लड़का लड़की या लड़की लड़की या लड़के लड़के संबंध में आएंगे, क्या उस विचार से प्रभावित नहीं है? अगर आपके अनुसार मैरिज एक संस्था पैट्रियार्की के बंदिशों में है, तो लिव इन रिलेशनशिप उससे अलग कैसे है, इसके बारे में बात करके ये नहीं जाते। दूसरी सबसे बड़ी चीज, एक इनकी तरफ से कंट्राडिक्शन आता है कि हम जब अकाउंटेबिलिटी में बात करेंगे, ये मान रहे हैं पैट्रियार्की है अर्थात पुरुषों का वर्चस्व है, महिलाएं अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो डोमिनेंस कर पाए और धीरे धीरे में इंसेंटिव्स और पॉलिसीज से उन्हें बढ़ावा देना है। ये बोलते हैं मेल और फीमेल दोनों मेंटेनेंस देंगे, अर्थात आप इस बात को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि इस लिव इन रिलेशनशिप में
क्योंकि विचार है तो ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति पति पत्नी के संबंध में आ रहे थे, विवाह के संबंध में, वही तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड या फीमेल के रिलेशनशिप के साथ, लिव इन रिलेशनशिप में आएंगे। तो उस विचार को आप पृथक कैसे कर रहे हैं इस पूरी नीति के साथ। इसके बाद से एक इनकी पूरी सबसे बड़ी समस्या आ रही थी इस विषय में कि कुछ लोग मान रहे हैं ये भारत सरकार का सदन है, कुछ एलिटों और महानगरों का सदन नहीं है। बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई जैसे कुछ शहरों में बड़े लोग अगर इस चीज को करते हैं, इसका ये मतलब नहीं भारत की वो ट्राइबल महिला है या भारत का वो ट्राइबल व्यक्ति या SC ST या उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों से आने वाले लोग भी। एक वैधानिकता क्या होती है, हम बना देंगे संसद में, सिर्फ इससे काम नहीं होने वाला है। सामाजिक स्वीकृति उसे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, समाज कितना है, समाज की स्थिति सिर्फ दिल्ली और बेंगलोर से निर्धारित नहीं होती है, समाज का सुदूर व्यक्ति इस चीज के लिए तैयार है कि नहीं है, इस बात पर बात करनी थी। हमारे तरफ से जो स्पष्ट प्रश्न आता है आज के दिन पर, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे देंगे तो विवाह एक संस्था क्या त्वरित खत्म हो जाएगी? जो लोग क्या संस्था में है वो कहां जाएंगे? जो जिम्मेदारी थी, क्या विवाह और लिव इन साथ साथ चलेगा? अगर साथ साथ चलेगा तो मानक क्या है, कारक क्या है? ये प्रश्न पूछे गए और इसका उचित जवाब नहीं आया। इसके बाद बात आती है, ये बात बोलते हैं यौन सोचिता है, और इनकी तरफ से बात आती है इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। आप इस बात को समझिए, समाज में एक विचार चल रहा है, विचार के साथ जब हम लीगलाइज करते हैं तो भारत का संविधान, भारत की सरकार उस चीज के साथ खड़ी है और उसको प्रमोट कर रही है, अर्थात उसके विकास में जवाबदेह है। यहां पर कुछ गलत होगा तो हम आपके साथ हैं। जब आप लिविंग को लीगलाइज कर रहे हैं तो मतलब वो सारी चीजें जो उस लूप होल में है, जिसका प्रश्न नहीं है, आप उसको बताकर नहीं जाते हैं। इसके बाद बोलते हैं ये बच्चा डिसाइड करेगा। 1 साल का बच्चा कैसे डिसाइड करेगा? 2 से 3 साल का बच्चा कैसे डिसाइड करेगा? क्या मानक आपके पास है? जब आप पंजीकरण करा रहे हैं तो पंजीकरण का पूरा प्रोसेस कैसा होगा? एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं तो आप ये बताइए, जो भारत में 1947 से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से लेकर पर्सनल लॉज, लीगल लॉज और सिविल लॉज अलग अलग है। भारत सरकार ने क्यों बनाया? क्योंकि जानती है एनार्की आ जाएगी। भारत में रिलीजियस बिलीफ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप कोई भी बदलाव लाएंगे वो धीरे धीरे आना चाहिए, वो एक सतत विकास की प्रक्रिया में आना चाहिए। आप एक ड्रास्टिक चेंज करेंगे जो आज ही खत्म कर देगा। ये भी बोल के नहीं जाते कि हम धीरे धीरे करेंगे। यूसीसी पर ये बोलते हैं वो लॉन्ग टर्म चीज है। यही तो समस्या है कि यूसीसी जैसे विचार पर समाज अगर तैयार नहीं हो पा रहा है, प्रश्न आ रहे हैं, तो अभी लिव इन पर कैसे तैयार हो जाएगा, इसका भी जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद ये बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज इनकी तरफ से आती है कि हम लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है तो अकाउंटेबिलिटी देंगे, इनहेरिटेंस देंगे और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ देंगे। क्या हिंदू मैरिज एक्ट में ये नहीं मिल रहा है? ट्रिपल तलाक खत्म करके जो संवैधानिक संशोधन आ रहे हैं जेंडर जस्टिस की बात में, क्या अभी नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो जब ये चीजें सिस्टम में जो कमियां हैं उसके अंदर चेंज करने से हो सकती है, तो एक पूरे की पूरी व्यवस्था को ही चेंज करने से आप क्या साबित करना चाहते हैं? और अगर आप व्यवस्था को चेंज करना भी चाहते हैं तो आप ये बताएं कि क्या क्या कारण है, क्या क्या कारक है। इसके बाद इनकी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, ये मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से नकार देते हैं। ये बोलते हैं वहां पे मेल फीमेल है, धर्म है। क्या जो रिलीजियस आइडेंटिटी, आप ट्रूथ और रियलिटी के वास्तविक कॉन्सेप्ट को समझिए, जो आज है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो इस समाज में पलित है, पोषित है, जो शैक्षणिक संस्थाओं में रह रहा है, वो समाज का उस विचार का हिस्सा ही है जो विचार चल रहा है। आप लिव इन रिलेशनशिप एक आइडिया लाने से उस आइडिया को उस आइडिया से अलग नहीं कर सकते। हमारी यही समस्या है। ये कहते हैं आप क्या करेंगे? आप एक ग्रेजुअल चेंज करिए, आप लोग को तैयार करिए कि हाँ चीजें होंगी, कन्वर्टेबल लेवल में अचानक नहीं होंगी। आप हम डिक्रिमिनलाइज क्यों नहीं कर रहे? हम चाहते हैं, जब हम कल्चरल इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आधुनिकता और परंपरा का परामर्श सामंजस्य होना चाहिए, अर्थात ऐसा संशोधन विकास हो जहां पर दोनों चीजें साथ चलें। हमारी जो अस्मिता है, भारत की सामाजिक भारतीयता है, वो भी बनी रहे, भारत की आधुनिकता भी बनी रहे। परंतु आप क्या चाहते हैं? आप एक वेस्टर्न फिलॉसफी को ला रहे हैं। क्योंकि भारत सरकार के समझ में कुछ नहीं बोलते तो हमारी पॉलिटिकल डिजायर भी है ना, हम तो लंबे समय तक सदन में रहना चाहते हैं। और हमने पहले भी देखा है, जिसने धर्म पर उंगली उठाई है, संवैधानिक संशोधन रिलीजियस किए हैं, उनकी सरकार चली जाती है। तो सरकार विकास करने के लिए हम इस वाले पॉइंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा प्रथम एजेंडा जिसकी तरफ आप कुछ बोल कर नहीं जाते हैं। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आती है जिसकी तरफ से बोलते हैं कि जब ये एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं तो ये बताएं कि जो एक्सप्लॉयटेशन मैरिज में चल रहा है वो लिव इन में कैसे नहीं होगा। दो व्यक्ति जो साथ चल रहे हैं वो एक्सप्लॉयटेशन कहां पर आप मानक तय कर रहे हैं? इनके वक्ता बोल के जाते हैं बहुत सारे लोग होंगे, फिर ये बोलकर जाते हैं केवल एक होंगे। क्यों एक सीमा होगी? अगर आधुनिकता में विश्वास करते हैं तो एक साथ हम 3 लोग के साथ रह सकते हैं, 5 लोग के साथ रह सकते हैं। आप तय करके क्यों नहीं जा रहे हैं? जब तक आप तय नहीं करेंगे तो ये सीमांकन कैसा होगा? और क्योंकि ये सारी चीजें इतनी हाइब्रिड मोड में है,
लीगल जब हम करते हैं तो आपको डिफिनेशन देनी होती है, परिभाषा देनी होती है, कुछ सीमाएं तय करनी होती है और आरंभिक और अंत का एक छोर बताना होता है, जवाबदेही और पारदर्शिता तय करनी होती है। ये सिर्फ बोलते हैं पंजीकरण करेंगे, अकाउंटेबिलिटी बच्चे के द्वारा तय करवा देंगे, जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इनके विषय को खोखला करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।